हम कई ऐसी महिलाओं को देखते हैं जिनके अंदर टीबी के कारण ट्यूब्स, यूट्रस इसके अंदर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। दुख की बात यह है कि बच्चेदानी के टीबी के कई केसेस में कोई लक्षण नहीं होते। 90% केसेस में सारे जो टेस्ट होते हैं वो निगेटिव आते हैं, परंतु फिर भी मरीज को बच्चेदानी की टीबी होती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण जो महिलाओं में संतानहीनता का हमारे देश में है, वो है बच्चेदानी की टीबी। जी हाँ, आज हम जानेंगे बच्चेदानी की टीबी आखिर क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका डायग्नोसिस किस तरह से होता है और फाइनली इसका ट्रीटमेंट और इसके बाद फर्टिलिटी के जो है क्या ट्रीटमेंट्स रहते हैं जिसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्रधानमंत्री ने हम सबको ये लक्ष्य दिया है कि 20-25 तक जो है 20-25 साल तक हमें टीबी का उन्मूलन करना है हमारे देश से। उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो महिलाओं की जो बच्चेदानी की टीबी है वो आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है और आज भी हम कई ऐसी महिलाओं को देखते हैं जिनके अंदर टीबी के कारण ट्यूब्स, यूट्रस इसके अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चेदानी की टीबी के लक्षणों के बारे में। लक्षण वो होते हैं जो मरीज को समझ में आते हैं और जिसके कारण वो डॉक्टर के पास में जाता है और उसका समय से इलाज होता है। दुख की बात यह है कि बच्चेदानी की टीबी के कई केसेस में कोई लक्षण नहीं होते। जी हाँ, ये इतनी ज़्यादा डैमेज करने वाली बीमारी है पर इसके कोई भी लक्षण मरीज को महसूस नहीं होते। लक्षण होते भी हैं तो वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी माहवारी में थोड़ी सी अनियमितता आना, माहवारी में ब्लीडिंग कम हो जाना, हल्का फुल्का बुखार रहना, वजन कम होना, यानी कि ये स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते जिसके कारण कि मरीज डॉक्टर के पास जाके और इसका निदान कर सके। अब इसके जब डायग्नोसिस की बात आती है तो जब डॉक्टर मरीज को एग्जामिन करते हैं तो हर बीमारी में कुछ टेस्ट किए जाते हैं। वो टेस्ट पॉजिटिव आने पर हम सोचते हैं कि हाँ, ये बीमारी हमें हो गई है। दुख की बात यह है कि बच्चेदानी की टीबी में अधिकतर जो टेस्ट होते हैं वो निगेटिव आते हैं। जी हाँ, ये समझना मरीजों के लिए थोड़ा मुश्किल है कि यदि बीमारी है तो फिर टेस्ट कैसे निगेटिव आ रहा है, परंतु इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये बच्चेदानी की टीबी क्या होती है। बच्चेदानी की टीबी की शुरुआत जो है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदरूनी लेयर से होती है। यहाँ से ये बच्चेदानी की तरफ आती है और बच्चेदानी की जो लेयर है वहाँ पर ये बैक्टीरिया ग्रो होने लग जाते हैं। हम सब जानते हैं कि बच्चेदानी की जो अंदरूनी लेयर है ये माहवारी में हर महीने निकल जाती है। इसके कारण बैक्टीरिया इकट्ठे नहीं हो पाते और जब भी हम यूट्रस का सैंपल लेते हैं, चाहे वो कल्चर के लिए हो, चाहे वो जीन एक्सपर्ट टेस्ट के लिए हो, चाहे वो पीसीआर टेस्ट के लिए हो, तो ये कई बार उसमें निगेटिव आ जाता है। परंतु टेस्ट निगेटिव होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चेदानी की टीबी नहीं है। मेरे अनुभव में 90% केसेस में सारे जो टेस्ट होते हैं वो निगेटिव आते हैं, परंतु फिर भी मरीज को बच्चेदानी की टीबी होती है और इसका इलाज करना फिर भी आवश्यक होता है। इसके लिए कई सारे टेस्ट किए जाते हैं। एक जो सिंपल टेस्ट होता है वो होता है मॉन्टूक्स टेस्ट, जिसमें स्किन में एक इंजेक्शन लगाया जाता है। चेस्ट का एक्सरे करके देखा जाता है कि कहीं फेफड़े की भी टीबी तो साथ में नहीं है। सोनोग्राफी में कई बार बच्चेदानी की लाइनिंग थिन मिलती है। दोनों तरफ ट्यूब्स के अंदर हाइड्रोसाल्पिंग्स यानी पानी की समस्या दिखाई देती है। ये जो सारी चीज़ें हैं इससे हमें शक हो सकता है कि हाँ, बच्चेदानी की टीबी पेशेंट को हो सकती है। टेस्ट की यदि बात करें तो यूट्रस की लाइनिंग को लिया जाता है। इसमें बायोप्सी टेस्ट यानी हिस्टोपैथोलॉजी किया जा सकता है। जीन एक्सपर्ट यानी कि जो टीबी का बैक्टीरिया है उसके डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर या जीन एक्सपर्ट टेस्ट लगाया जाता है। हम लोग अपने यूनिट में MUM1 नाम का एक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर टेस्ट लगाते हैं, जिसमें कई बार हमें ये टेस्ट पॉजिटिव आने से शंका हो जाती है। परंतु बच्चेदानी की टीबी का जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, यानी कि जो 100% एक्यूरेट टेस्ट है, वो है लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी। जी हाँ, जब हम बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डाल के देखते हैं, पेट के अंदर दूरबीन डाल के देखते हैं, तो लगभग 90% केसेस में हमें कंफर्म हो जाता है कि यूट्रस के अंदर टीबी है कि नहीं है। लैप्रोस्कोपी में जो मेन फाइंडिंग्स हैं जो हमें टीबी में मिलती हैं वो है ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज, इस्थेमस और एम्प्यूला के जंक्शन पे जो ब्लॉकेज होता है ये अधिकतर केसेस में टीबी के कारण होता है। कई बार टीबी के कारण ट्यूबरकल्स यानी छोटे छोटे दाने दिखते हैं जो कि बिल्कुल डायग्नोस्टिक होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। केसिएशन यानी कि जो टीबी का पस होता है वो एक अलग तरीके से दिखाई देता है और वो लैप्रोस्कोपी में हम बिल्कुल एक्यूरेटली देख सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोसाल्पिंग्स यानी दोनों तरफ के ट्यूब का जब आखिरी सिरा बंद हो जाता है और ट्यूब में पानी या पस इकट्ठा हो जाता है, उसे हाइड्रोसाल्पिंग्स या पायोसाल्पिंग्स कहा जाता है। यूट्रस के अंदर यदि हम देखें तो हिस्ट्रोस्कोपी में भी कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम ट्यूबरक्लोसिस की तरफ इशारा हमें मिल सकता है और हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में माइक्रोपॉलिप्स, फोकल हाइपरीमिया, स्ट्रोमल इडिमा, ये कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसे देख के डॉक्टर समझ जाते हैं कि इस मरीज में टीबी होने की संभावना अधिक है।
लेट स्टेजेस की यदि हम बात करें, जबकि फाइब्रोसिस हो चुका है, मरीज का डायग्नोसिस समय पर नहीं हुआ है, तब यूट्रस के अंदर जाला यानी कि एडहेशंस, जिसे हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं, वो भी हमें लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी पे दिखाई पड़ता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर्स और मरीज दोनों को ये समझना चाहिए कि लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी में यदि ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण दिख रहे हैं तो हमें इसका ट्रीटमेंट बिना देर किए शुरू करना चाहिए। हमें टेस्ट के ऊपर 100% रिलाय नहीं करना चाहिए। बच्चेदानी की टीबी पॉजीबैसिलरी डिजीज है, यानी कि इसके अंदर बैक्टीरिया बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसी कारण से कल्चर में, जीन एक्सपर्ट में ये कई बार निगेटिव आते हैं, परंतु लैप्रोस्कोपी में इसके यदि हमें लक्षण दिख रहे हैं तो हमें इसका इलाज करना चाहिए। मेरे अनुभव में कई मरीज और कई डॉक्टर भी टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं और जो हमें लैप्रोस्कोपी में फाइंडिंग्स दिख रही हैं उसे निगलेक्ट करते हुए इसका ट्रीटमेंट नहीं करते। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज में यदि इलाज हो जाए तो इसके बाद आप नॉर्मली भी कंसीव कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी में भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। परंतु स्टेज 4 यानी कि जब फाइब्रोसिस होने लग गया है, बीमारी जो है वो ट्यूब से बढ़कर यूट्रस के अंदर आ गई है, यूट्रस के अंदर जाला बन गया है, एडहेजन्स बन गए हैं, तब इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो करना बहुत मुश्किल है। हम बीमारी का ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं पर उसके कारण जो डैमेज हुआ है उसको हम कई बार रिवर्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इस बीमारी के लक्षण नहीं होते, इस बीमारी में टेस्ट कई बार निगेटिव आती हैं, इसके लिए हाई सस्पिशन होना बहुत ज़रूरी है और लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी जो है ये इसमें इनवैल्यूएबल है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए। आइए चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। अच्छी बात यह है कि ये बीमारी पकड़ने में तो बहुत मुश्किल है परंतु इसका इलाज जो है वो आसान है। 6 महीने का जो है वो हमें डोज लेना पड़ता है। चूंकि बैक्टीरिया स्लो ग्रोइंग रहते हैं तो इसका तुरंत इलाज नहीं हो सकता, यानी 7-8 दिन के कोर्स से ये पूरी तरह से नहीं जा सकती। 6 से 9 महीने का इलाज इसके लिए लेना आवश्यक होता है। भारत सरकार के द्वारा हर हॉस्पिटल में ये दवाई निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। सबसे उच्च क्वालिटी की दवाई सरकार हमें निःशुल्क दे रही है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपको ये दवाई शुरू की गई है तो अपना नाम ट्यूबरक्लोसिस सेंटर में रजिस्टर करा के बिना देर किए इसका इलाज कराना आप शुरू करिए। इलाज के साथ साथ 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे आपको याद रखना है। पहला है आपका खान पान। आपके खान पान में प्रोटीन की मात्रा और विटामिन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो प्रोटीन डाइट जो है ये बढ़ा देता है। जब हम दवाई शुरू करते हैं, यदि किसी दवाई का इफेक्ट होगा तो उसका साइड इफेक्ट होगा ही होगा। कोई भी ऐसी दुनिया में दवाई नहीं है जिसका सिर्फ अच्छा इफेक्ट होगा और साइड इफेक्ट नहीं होगा। टीबी की भी दवाई जब आप शुरू करेंगे तो हल्का फुल्की थोड़ा सा इंडाइजेशन होना, जलन होना, कभी कभी उल्टी जैसा लगना, ये सब सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। परंतु साइड इफेक्ट से डर के दवाई बंद मत करिए, क्योंकि यदि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमने बराबर नहीं लिया तो फिर सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट्स जो है वो बहुत लंबे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं और उसके बाद भी क्योर की गारंटी जो है वो नहीं होती है। दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इलाज अगर शुरू हुआ है तो उसे कंप्लीट करना बहुत आवश्यक है। बिना डॉक्टर की सलाह के इसे आप बीच में बिल्कुल मत रोकिए। इलाज जब 6 मंथ्स का कंप्लीट हो जाता है उसके बाद डॉक्टर आपके यूट्रस की लाइनिंग को, फैलोपियन ट्यूब्स को फिर से असेस करके और फिर डिसीजन लेते हैं कि अब क्या डैमेज इतना कम्प्लीटली ठीक हो चुका है कि हम नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, या फिर हमें टेस्ट ट्यूब बेबी या बड़े इलाज के लिए जाना पड़ेगा। यदि ट्यूब्स में डैमेज ज़्यादा है तो फिर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए एडवाइस किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूट्रस की अंदर की लाइनिंग हेल्दी हो, उसकी जो पैटर्न है, जो थिकनेस है वो बराबर हो, अंदर तक ब्लड फ्लो बराबर जा रहा हो। और इसीलिए टीबी के ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है 1 या 2 महीने डॉक्टर आपका यूट्रस की लेयर को ठीक करने के लिए दवाई दें और उसके बाद आपका आईवीएफ किया जाए। मेरे अनुभव में जो पिछले कई सालों में मैंने टीबी के मरीजों को देखा है, यदि समय पर बीमारी का डायग्नोसिस हो जाता है, मरीज रेगुलरली दवाई लेता है, खान पान में ध्यान रखता है, तो ये बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है और लगभग 30% मरीज जो है वो नॉर्मली कंसीव कर लेते हैं। लगभग 50 से 60% मरीजों में हमें टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। 10 से 20% मरीज जिनकी बीमारी यूट्रस तक पहुंच गई है और यूट्रस की लाइनिंग डैमेज हो गई है, उस केस में हमें टेस्ट ट्यूब बेबी भी सफल नहीं होता और हमें सरोगसी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आशा करती हूँ कि इस बीमारी के बारे में ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी साबित होगी। इस विषय में आपके कोई भी यदि सवाल है तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे इसी तरह की उपयोगी जानकारी हम आपके साथ समय समय पर शेयर कर सकें। धन्यवाद।